हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे पिछले महीने की स्कीम्स के बारे में जो भी न्यूज़ में आई और उनको कैसे याद किया जाए। एक रेफरेंस के लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर से क्या मुझे बता सकते हैं कौन सी स्कीम किसके लिए लागू होती है? गैस करिए, एक हॉस्पिटल है, ये कोई बीमार सी महिला यहाँ गई है। अगर भारत सरकार में कोई सिस्टम है इनके लिए जो इनको सपोर्ट कर सके, जिसके जरिए गरीब होते हुए फ्री में इलाज ले सकें, कोई स्कीम याद आती है आपको? आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे की डिटेल क्या है? कितने लाख का इंश्योरेंस होता है? क्या सिस्टम है क्लेम करने का? आपको पता है या नहीं पता है? कितने हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हैं? क्या सिस्टम है? नहीं पता, अभी पता लग जाएगा। दूसरा, यहाँ कुछ दुकानों में कुछ अनाज बिक रहा है या कोई महिला जा रही है, इसको देख रही है लेकिन खरीद नहीं सकती, तो क्या सब्सिडाइज आटा को शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा? तो हाँ, भारत आटा शुरू किया गया था। क्या है भारत आटा, आपको पता है? नहीं तो इस वीडियो के एंड तक ऑब्वियसली पता लग जाएगा। इसके अलावा एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्या इसके लिए कोई स्कूल्स की स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, जो विशेष स्कूल शुरू किए हुए एजुकेशन को पुश करने के लिए? तो पीएम श्री स्कूल्स की बात की गई है। क्या है पीएम श्री स्कूल्स, क्या खासियत है उसमें? और अगर आप देखें तो छोटा मोटा गाँव या कस्बा सा दिख रहा है, एक छोटे गाँव या कस्बे के लिए क्या कुछ सुविधाएँ हैं? और अगर ये कस्बा किसी विदेशी किसी बॉर्डर के पास हो तो क्या सिस्टम है इसके लिए? वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम लॉन्च की गई है, वो क्या है वो भी जानेंगे। और प्लस लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जो स्कीम थी प्रधानमंत्री मातृ योजना, उसके अंतर्गत क्या बदलाव या क्या उसकी प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इन सब की डिटेल आपको पता लग जाएगी वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस महीने की स्कीम्स को पढ़ना। पहली चीज़, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या है भाई ये? देखिए इसमें क्या होता है, देश के परिवारों को एक हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कितना होता है? 5 लाख रुपए तक का। प्रत्येक फैमिली को प्रत्येक साल 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाता है। आप आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं, उसके बाद आप इलाज करवाने जाए तो आपको ये 5 लाख का कवर मिलता है। पर ये कवर पाने का सिस्टम क्या है? हाउ डू यू गेट दोज 5 lakhs? अगर आपको ये पता है कि सिस्टम काम कैसे करता है, तभी जाके आप इसकी खामियां बता पाएंगे, जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्थ पे अगर कोई आंसर आप लिख रहे हैं तो। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि इसके अंदर 1 करोड़ परिवारों को अभी तक फ्री ट्रीटमेंट दी गई है। 12 करोड़ ई कार्ड्स इशू किए गए हैं। तो आयुष्मान भारत आप कार्ड बनवाते हैं, उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो, और वो हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है, गवर्नमेंट की एक एम्पैनल्ड हॉस्पिटल की लिस्ट आती है जो हॉस्पिटल्स एलिजिबल हैं इस काम के लिए, वहाँ जाकर आप अपने आप को एडमिट करवाते हैं। जो आपका इलाज का खर्चा आता है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फिर क्लेम कर सकते हो और आपको पैसे मिल जाते हैं अपने इलाज के लिए। तो एक बहुत अच्छा स्टेप था हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ पूरे देश भर के लोगों के लिए। इसमें 40% ऑफ पॉपुलेशन अभी कवर की जाती है जो कि एलिजिबल है एज पर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से। और ये स्कीम कैसी है कि आपको पता है? सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इस स्कीम को बंटवारा होता है इसके पैसे का गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में। तो देखिए स्कीम, इसके अंदर आप फ़ायदा कैसे लेते हैं इसका? जो भी हॉस्पिटल एम्पैनल लिस्ट में आप उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आपका कन्फर्मेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं। फिर आपके बाद आपका आधार कार्ड लिया जाता है, हॉस्पिटल आपका पैकेज चेक करता है, बैलेंस चेक करता है, फिर आपको एविडेंस दी जाती है कि हाँ आपका इलाज होगा। इलाज होने के बाद आप डिस्चार्ज होते हैं, उसके बाद अपना क्लेम कर सकते हैं जो भी आपका खर्च इलाज में आया। इसके अंदर प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और कुछ मेडिसिन का खर्चा भी इंक्लूडेड होता है। तो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर रखा है, वहाँ से अपना इलाज कराते हैं। अब इस सिस्टम में दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें ये हैं कि जब आप जा रहे हैं हॉस्पिटल के पास तो कई जगह फेक मरीजों को दिखाकर हॉस्पिटल ने बहुत से पैसे खींचे हैं। 8 लाख नंबर जो है, 8 लाख जो आधार कार्ड ये कार्ड थे आयुष्मान भारत के, वो केवल एक मोबाइल नंबर से जुड़े हुए थे। यानी कई जगह फ्रॉड आयुष्मान भारत कार्ड्स बनाए गए, फ्रॉड पेशेंट्स को खड़ा किया और गवर्नमेंट से बहुत सारा पैसा खींचा गया। यहाँ कई जगह यहाँ तक कि जो डेड पेशेंट है उसकी सर्जरी करके उसका पैसा गवर्नमेंट से उगाही कर ली हॉस्पिटल में। तो एक जो फेक सर्कुलेशन है, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी स्कीम के साथ। तो गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है इसको और ज़्यादा फुल प्रूफ बनाने की, हॉस्पिटल्स को मॉनिटर करने की ढंग से कि वो ऐसा फर्जीवाड़ा ना करें। और दूसरा, जो मरीज़ हैं वो अभी तक इंडिया में एलिजिबिलिटी 40% है, लेकिन लोगों के पास कार्ड्स बहुत कम लोगों के पास हैं और हॉस्पिटल्स बहुत कम एम्पैनल्ड हैं जितने होने चाहिए। तो इसलिए जितने लोग हैं, जितनों की रिक्वायर 10 करोड़ लोगों के पास ये भी तो ऑलमोस्ट शायद कार्ड है, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और ज़रूरत ये है कि हम और बहुत से लोगों को कार्ड मुहैया कराएं और बहुत से लोगों को सुविधाएं पहुंचाएं, ताकि दोनों तरफ से जो दिक्कतें हैं, एक जो इलाज करवा रहे हैं, एक जो हॉस्पिटल्स, दोनों की प्रॉब्लम्स खत्म हो। अभी ऑलमोस्ट 59 मिलियन हॉस्पिटल एडमिशन्स इसके अंदर ऑथराइज किए गए जब स्कीम लॉन्च हुई थी तब से। लेकिन अब भी ये प्रॉब्लम है इसमें। पहली जो दिक्कतें आ रही है, एक्सक्लूजन एरर्स। एक्सक्लूजन एरर उसको कहते हैं जहां आपकी लिस्ट में कई लोगों को बाहर छोड़ दिया जाता है जो एलिजिबल हैं, जिनका इलाज होना चाहिए। तो अभी जन आरोग्य मिशन में ये जो योजना है, इसमें एक एक्सक्लूजन एरर है, कई लोग लिस्ट में शामिल नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। और जो प्रॉब्लम है वो है
फ्रॉम द साइड ऑफ हॉस्पिटल्स एज वेल, जो गलत फलत डेटा दिखा के सरकार से पैसे लूट रहे हैं और जिन लोगों को सही में जरूरत है उनको इलाज नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत इस स्कीम के साथ है। अब ये स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। कितना कवर दे रही है? 5 लाख का। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, हमें पता है। इसमें ये नहीं कि फैमिली की साइज कितनी हो, कितनी बड़ी फैमिली है उसको 5 लाख रुपए तक कवर दिया जाता है प्रति वर्ष, प्रत्येक फैमिली को। इसमें पहले जो डिजीज़ हैं वो भी कवर्ड होती है। नॉर्मली अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएं तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, पहले कोई बीमारी तो नहीं थी, क्या एज ग्रुप है, कुछ लोगों की एज तक ही कवर मिलता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है मेंबर्स के ऊपर, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ भी इसमें कवर होती है। तो अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाए ऐसा कुछ स्टेटमेंट तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आमतौर पर इंश्योरेंस में होती है, इसमें नहीं है। और इसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ भी कवर करता है और ये इंप्लीमेंट किया जाता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। तो एक तो आयुष्मान कार्ड होता है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन, देश के लोगों को ये सेवा पहुंचाने के लिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात जब की जाती है तो इसके अलावा जो इलाज की तो बात हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन की, जब आप वहाँ से निकलोगे और आपको सस्ती दवा भी चाहिए वो कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए क्या चीज़ है? क्या पीएम का कोई ऐसा भी प्रोग्राम है, कोई ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम है जो दवाइयाँ भी सस्ते दरों पर उपलब्ध कराती हैं? तो पीएम जन औषधि केंद्र की बात करता हूँ, जहाँ में आपको जेनरिक मेडिसिन मिलती है कम दरों पर। तो एक आपका ट्रीटमेंट का सिस्टम हो गया, एक मेडिसिन का सिस्टम हो गया जिसको कवर किया जा रहा है सब्सिडाइज रेट पर। तो ये हेल्थ के ऊपर ये काम किया जा रहा है। कौन सी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है पीएमजे, और पीएमजे के बाद पीएम जन औषधि केंद्र से जेनरिक दवाइयाँ दी जाती है। तो ओवरऑल कोशिश की जा रही है इन सब पे काम करने की, ट्रीटमेंट प्लस प्रिस्क्रिप्शंस, और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शंस प्लस ट्रीटमेंट प्लस उसके बाद क्या मिलता है आपको, जो मेडिसिन है वो भी कवर किया जाता है सब्सिडाइज रेट पे, ताकि गरीबों को हेल्प की जा सके। इसमें जो एरर्स है वो भी आपको पता होने चाहिए। सारी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, औषधि केंद्र इतने सारे हैं नहीं, दवाइयों की क्वालिटी के साथ कभी कभी शिकायत रहती है, ताकि आप हर तरह से इसके लिए प्रिपेयर रहे। तो स्कीम किसने लॉन्च की, किस मिनिस्ट्री की है, क्या डिटेल है, ये आपको पता लग गई। इसके बाद आते हैं जो मैंने जो आपको उस तस्वीर में दिखाया था कि एक वाइब्रेंट विलेजेस होने चाहिए हमारे पास, जो गांव है वो वाइब्रेंट है या नहीं। तो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की गई, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, इसी साल के बजट में शुरू की गई थी। 2022-23 से लेकर 2025-26 तक के लिए इसके लिए 4800 करोड़ रुपए निकाले गए। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम असल में है क्या? तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम पहला तो फोकस करता है कि जो विलेजेस भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स मतलब चाइना से लगे हुए इस तरफ, या फिर आपके कश्मीर से स्टार्ट कर ले, तो वहाँ जो भी विलेजेस हैं, बॉर्डर विलेजेस, जिनमें पॉपुलेशन बहुत कम है, कनेक्टिविटी कम है, बहुत कम पॉपुलेटेड है, तो उन गाँवों को वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत नई तरीके से शुरू किया गया, जहाँ पर इनके लिए बेहतर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिस्ट सेंटर डेवलप किए जाए। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के कुछ गाँव हो गए, तो यहाँ इनके लिए एडिशनल फंडिंग दी जाएगी ताकि यहाँ के लोगों के लिए जीवन का उद्देश्य भी बढ़े, उनके लिए लाइवलीहुड्स भी आए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, टूरिज्म डेवलप हो और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ताकि जो बॉर्डर विलेजेस हैं वो इंडिया से कट ऑफ ना रहे, उनको लगे वो भारत का पार्ट है और भारत की डेवलपमेंट की स्टोरी में वो भी एक पार्ट बने। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस चीज़ का हिस्सा है? तो बॉर्डर विलेजेस को लेकर रिसेंट चेंजेस किए गए। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो भी जहाँ लिमिटेड पॉपुलेशन एरियाज में एडिशनल फंडिंग दी जाएगी और जो बाकी स्कीम्स है उसके अंदर कन्वर्ज कर ली जाएगी। अब जैसे डीडी, पहले सिर्फ DD1 DD2 आता था जो दूरदर्शन था, अब उसके लिए हमने क्या किया, DD डायरेक्ट लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट की सैटेलाइट टीवी सर्विसेज, कुछ इस तरह की चीज़ें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो गई, लाइवलीहुड जनरेशन की बात हो गई, इसके ऊपर फोकस किया जाए। मैं बताना चाहूँगा सर, तवांग है, ईस्ट कमेंग है, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर चाइना अपना दबदबा करना चाह रहा है, लेकिन जनता और वो हिस्सा भारत का है, वो लोग भारतीय हैं, तो उनमें जो दिक्कतें हैं उन गाँवों में, क्या वहाँ हमें ज़रूरत नहीं कि हम वहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, लोगों के लिए और सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बढ़े। तो उसके लिए वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम बहुत रेलेवेंट है। सवाल यह है, वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये प्रोग्राम मुख्य रूप से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा पुश किया जा रहा है। इस वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल से इलाके को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट की बात की गई। याद रखिए लिमिटेड है अभी बॉर्डर विलेज के आसपास और स्पेसिफिकली नॉर्दर्न में। आप इसको नेपाल की साइड, बिहार या यूपी के साथ जोड़ के मत देखिएगा, केवल नॉर्दर्न बाउंड्री विलेजेस के पास बात की गई है वाइब्रेंट विलेजेस डेवलप करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता रहे क्या इसका रेलेवेंसी है। तो जो ये पॉइंट है आप लिख सकते हैं कि अगर भारत की आप इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करें, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात के बारे में बात करें, बॉर्डर विलेजेस को ग्रो करना, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वहाँ पर भी पुश आए और वो लोग भी इंडिया से जुड़ा हुआ महसूस करें। ये हमें समझना ज़रूरी है ऐसी किसी भी स्कीम के बारे में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, रोल इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर,
क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, लाइवलीहुड को बढ़ाना, टूरिज्म को डेवलपमेंट करना, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट को भी ग्रो कराना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, आई होप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आप समझ गए क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, क्या स्कोप है, क्या रेलेवेंसी है। अब इसमें दिक्कतें क्या आएंगी कि वहाँ पहले आपके ने कभी डेवलपमेंट की नहीं, तो जो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी उसको जल्दी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, टाइम बाउंड प्रोसेस पे पूरा करना और वहाँ के लोगों के हिसाब से डेवलपमेंट करना, पीपल ओरिएंटेड, बॉटम्स अप अप्रोच, यानी ग्रास रूट लेवल पे डिसेंट्रलाइज करना चीज़ों को, लोगों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डेवलप करना, क्योंकि वो इलाके काफ़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, उनका अलग कल्चर है, तो उनके हिसाब से डेवलपमेंट को पुश करना भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा इस चीज़ का, जो अभी तक इंडियन जो स्कीम्स में फॉलो नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, कैसे उनको सुधारा जाए। ठीक, आगे देखते हैं अगला इसी में जो पॉइंट है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात कब की गई थी। जब बजट आया था तब कौन कौन से इलाके हैं, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल एंड लद्दाख। मैंने जो जम्मू कश्मीर की बात कही वहाँ पे लद्दाख को आप ऐड कर सकते हैं, तो अब तो लद्दाख अलग यूटी है, तो वो इसको फोकस करते हुए यहाँ पुश किया गया है। तो अराउंड 3000 के आसपास गाँव हैं जिसमें कवर होंगे। और जैसे ITBP है जो काम करती है, उसके जब परेड के टाइम में भी बोला था इन्होंने, हमारे होम मिनिस्टर ने, कि पुश कर रहे हैं हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को, ताकि डेवलपमेंट हो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो और प्लस वो जो जनता है वो और बेहतर तरीके से अपने जीवन यापन कर सके। ठीक है, आगे अब बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री की, PM श्री, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री असल में क्या है कि भारत ने जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी 2020 में, तो एक मिशन था कि भारत को एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बनाया जाए। अब नॉलेज सोसाइटी कब बनोगे आप? नॉलेज सोसाइटी बनने के लिए आपके अंदर पहले क्वालिटी होना चाहिए एजुकेशन में, और दूसरे ये यूनिवर्सल होना चाहिए। तो PM श्री स्कूल्स कुछ ऐसे स्कूल्स होंगे जो लर्निंग एनवायरनमेंट को और ज़रा बेहतर बनाएंगे और ज़्यादा लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन को पुश करेंगे, जिसमें कि लाखों स्टूडेंट्स को इंडिया भर में मदद मिलेगी। इसमें होगा क्या, देखिए इसमें लगभग 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। स्कूल को क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। जो अभी स्कूल्स हैं उनको और अपग्रेड कर बेहतर लेवल से कनेक्टिविटी दी जाएगी। जितने भी एजुकेशन पॉलिसी के कॉम्पोनेंट्स हैं उनमें बताए जाएंगे। जो पढ़ाने का तरीका उसको और जो एक्सपीरियंस ओरिएंटेड है, जो इंटीग्रेटेड है कि भाई आपको खेलना भी है, पढ़ना भी है। जो बेसिक लेवल के स्कूल हैं उनमें टॉय का यूज़ करके लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ना, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर फोकस करना, ये पुश किया जाएगा। तो ये क्या है? PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जहाँ पे केवल शिक्षा ही नहीं, शिक्षा से जुड़े हुए और जितने भी आयाम हैं सब पर फोकस करते हुए स्कूलों को डेवलप किया जाएगा। तो ये क्या है? PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, फुल फॉर्म है PM श्री के नाम से। अब पहली बात कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, किस पे फोकस किया जाएगा? तो अभी मुख्य रूप से जो केंद्रीय विद्यालय हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय हैं वहाँ की बात की गई, तो जो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट थे उन्होंने ये लॉन्च किया यहाँ पर। इसमें 2022 में अगेन ये लॉन्च किया गया है। इसमें 14,500 स्कूलों को, जैसे मैंने पहले बताया, अपलिफ्ट किया जाएगा, जिनमें उनको एग्जाम्पलरी स्कूल्स की तरह डेवलप किया जाएगा कि अपने इलाके के लीडरशिप वाले स्कूल हैं, मॉडल स्कूल की तरह डेवलप किया जाएगा। इनके लिए एडिशनल फंड्स दिए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, एजुकेशन के नए नए तरीकों से शिक्षा को देना, कैसे छोटे बच्चों, प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स के बच्चों पर किस किस अलग अलग तरीके से एज के हिसाब से फोकस करना है, उस पर ध्यान दिया जाएगा ताकि एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम इन स्कूलों में डेवलप हो पाए। तो ये स्कूल एक तरह से लीडरशिप का रोल करेंगे, ये स्कूल लीडरशिप का रोल करेंगे किसी भी इलाके में जहाँ ये होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मॉडल स्कूल बना के एनवायरनमेंट को कुछ पढ़ने की बात की जा रही है। तो PM श्री क्या है? तो प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, नाम याद रखिए PM श्री। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो विजन है, जिस तरह से सोसाइटी और एजुकेशन हम डेवलप करना चाहते हैं उसकी ओर पुश करने के लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ही आती है। और प्राइमरी फोकस यहाँ पर क्या है कि और डिजिटल करना एजुकेशन को और स्टूडेंट ओरिएंटेड, लर्निंग ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये इसकी कोशिश है। हमने स्कूल्स के बारे में जान लिया, थोड़ा बहुत हमने आयुष्मान भारत जाना, थोड़ा बहुत हमने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में जाना। अब बात आती है एक ऐसी स्कीम की जो हेल्थ से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली जो माएँ हैं उनके बारे में, जो मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है उसके बारे में, यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना असल में है क्या? तो जो भी लैक्टेटिंग वुमेन होती है, जो बच्चों जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनके लिए एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2017 से। इसके अंदर क्या है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग वुमेन है उनको 5,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकें और अपना भी ख्याल रख सकें। ये एक कंपनसेशन दी जाती है, कोई अगर डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी अगर कोई काम नहीं कर पाती तो उसमें भी सहयोग दिया जाता है। ये कैश इंसेंटिव है ताकि जो माएँ हैं उनको बेहतर हेल्थ की स्टेटस तक पहुँचाया जा सके। याद रखिए
इसकी कोशिश ये है कि ऑलमोस्ट 100% यूनिवर्सल कवरेज करना। और ये जो योजना है इसके तहत जो सहायता दी जाती है ये 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। 5,000 रुपये इसके अंदर कवर दिया जाता है, लेकिन ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। पहले 1,000, फिर 2,000 और फिर 2,000। तो इसके थ्रू होता यह है कि जो माँ हैं वो बेहतर हेल्थ सर्विसेज अफोर्ड कर पाती हैं। बात याद रखिए कि पहले बच्चे तक ही सुविधाएं दी जाती हैं। ये योजना पहले बच्चे तक ही लागू होती है। जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो इसके अंदर कवर्ड होती हैं, और ये केवल एक बार की दी जाती है। याद रखिए, ओनली वंस ये स्कीम किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को सुविधा देती है। किस मंत्रालय के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ही जो प्रोविजंस है उसके अंतर्गत देश भर में लागू होता है। तो आपको ये तो पता चल गया ये योजना है क्या, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। पर इसके साथ समस्याएं क्या हैं? इसमें दिक्कत ये कि पहले केवल आप फर्स्ट बॉर्न को यूज़ करते तो उसके बाद के बच्चों का क्या? और दूसरा, कई सारी इसमें कंडीशनैलिटी होती है। पहले प्रेगनेंसी के टाइम में रजिस्टर किया है तभी आपको मिलेगा, तो चाइल्ड बर्थ को आपने रजिस्टर किया है, वैक्सीनेशन लिया तभी आपको दूसरा जो किस्त है वो मिलेगी। मैरिटल होम का एड्रेस देना पड़ेगा, हस्बैंड का आधार कार्ड चाहिए, मिनिमम एज 19 साल होनी चाहिए, और सेपरेट अंडरटेकिंग देना पड़ता है माँ और बाप को कि हमारी पहला और इकलौता बच्चा है जिनके लिए बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी जो बच्चे हैं, बहुत सारी जो मदर्स हैं वो एक्सक्लूड हो जाती हैं क्योंकि उनका पहला बच्चा नहीं होता, और वो या सकता है उनके साथ अगर हस्बैंड के साथ वो सेपरेटेड रह रही हैं, तलाक हो गया तो भी कवरेज नहीं आता, और हस्बैंड का आधार कार्ड चाहिए नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो बहुत सारे एक्सक्लूजन एरर्स हैं इसके अंदर, जो इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। एक बहुत अच्छी स्कीम जिसका बहुत बुरा प्रभाव होता है क्योंकि कई लोग बाहर रह रहे होते हैं, अपने जगह पे नहीं होते, कुछ लोग काम करने बाहर गए होते। तो इस तरह की जगहों पर इन लेवल पे जहाँ गरीब लोग, इनके पास इतने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते, 6 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एप्लीकेशन भरने हैं, इतनी सारी चीज़ें एक साथ होती नहीं लोगों के पास, इसलिए कई लोग रजिस्टर कर ही नहीं पाते ना सही टाइम पर, या कई लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होती किस टाइम पे रजिस्टर करना है। तो वो कई ऐसी माएँ होती जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती। इसको और यूनिवर्सलाइज करना, इसको और जो यूज़र फ्रेंडली है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। आंगनवाड़ी केंद्र और जो अलग अलग राज्यों में जो लोग लेबर काम करने भी जाते हैं मजदूर, उनके परिवार के लिए भी ये सुविधाएं और मुहैया करानी आवश्यक है। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक यही है, एक तो पहले बच्चे तक ही है, प्लस आप एक बड़े सेगमेंट को उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं जिनकी एज थोड़ी कम हो सकती है। भारत में कम उम्र में भी शादियां हो जाती हैं। 18 साल में कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो गई तो उसको कवरेज नहीं दी जाएगी इसके अंदर, जो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म इसका है जो आप आंसर कर सकते हैं। वुमेन हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ में जो दिक्कतें आती हैं उनमें की पॉइंट है कि इस स्कीम का जो लूप होल है उसकी वजह से बहुत सारे सेगमेंट जो पॉपुलेशन का वो बाहर रह जाता है। ये आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री की है ये पता होना चाहिए आपको, कितना कवरेज है पता होना चाहिए आपको, 3 किश्तों में मिलता है पता होना चाहिए आपको। पहला जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो प्रेगनेंसी का तब, दूसरा 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद जब आप चेकअप कराते हो, तीसरा जब चाइल्ड बर्थ को आप रजिस्टर करते हो और बच्चे ने अपनी पहली वैक्सीन ले ली होती है BCG, OPV, DPT का। देखिए ये किया क्यों जाता है? किया इसलिए जाता है ताकि उन लोगों के ऊपर एक दबाव रहे कि हमें बच्चे को वैक्सीनेट कराना है, नहीं तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये कोशिश है कि उनको नज करने की, उनको पुश करने की, भाई वैक्सीनेशन लगवाओ, टाइमली चेकअप कराओ, तभी आपको अपनी दूसरी किश्त मिलेगी। कोशिश ये है। लेकिन एक बड़ा सेगमेंट इससे बाहर रह जाता है क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं करा पाते, उनको पता ही नहीं चलता ये भी करना है। तो उन सबको इंक्लूड करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कोशिश ज़रूरी है, अच्छा पहले है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, पर उनको एक्सक्लूड अगर किया जाए धारा से तो बहुत से बच्चे बीमार और स्टंटेड रह जाते हैं। ठीक है, ये हो गई स्कीम की बात। अगली स्कीम है भारत आटा स्कीम। अब ये आटा स्कीम क्या है? सेंटर ने रिसेंटली भारत आटा स्कीम लॉन्च किया गया जहाँ पर जो आटा है वो एक सब्सिडाइज रेट पे लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो महंगाई बढ़ रही है उससे बचाने की कोशिश है। 2.5 लाख टन, देखिए FCI के गोडाउन जो होते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन अगर आप जाएं तो वहाँ पे क्विंटल के क्विंटल, टन के टन बोरे भरे पड़े होते हैं, बोरियां, और वो सड़ रही होती हैं गेहूं की, क्योंकि कई जगह वो सही टाइम पर बाहर नहीं निकलते। तो ऐसे कई जो उसमें वीट है, 2.5 लाख टन वीट को एलोकेट किया गया केंद्रीय भंडार में, जो नेफिड है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया उनके केंद्रीय भंडार को, जिससे वो 21 किलो के कई ऐसे थैले बना के 27 रुपये पर केजी इसको बेच पाएँ ब्रांड आटा के अंतर्गत। तो इतने रुपए किलो के हिसाब से इनको बेचा गया ये एट 21.50 केजी। कहाँ से? FCI से किसको? नेफेड को और NCCF को, जो इसको 27.50 रुपये प्रति केजी ब्रांड आटा के अंतर्गत मार्केट में बेचेंगे।
तो इसके अंदर होगा क्या, लोगों को सस्ती दरों पर आटा मिल पाएगा, बेहतर क्वालिटी का। नेफेड ऑलरेडी ये कार्य करता आया है काफ़ी समय से, जो मार्केटिंग है फूड प्रोडक्ट्स का उसको करने का काम ये करते आए हैं। इसके अलावा दाल को 60 रुपये किलो और प्याज 25 रुपये किलो भेजने की बात की गई है, जो केंद्रीय भंडार सहित कई और जो रिटेल दुकानें हैं वहाँ पर ही उपलब्ध होगा एक कम रेट पर। तो ये एक अच्छी पहल है जहां लोगों को महंगाई से मुक्ति मिलेगी। क्या है भाई, भारत ब्रांड बनाने की कोशिश की इसके अंदर, नेफेड का भारत आटा लोगों को मिलेगा। नेफेड इसके अलावा कई तरह के शहद और इस तरह की चीज़ें भी बेचता है, दालें भी बेचता है, जो बहुत सब्सिडाइज और हाई क्वालिटी की होती है। तो अच्छी पहल है कंज्यूमर को इन्फ्लेशन से बचाने की। अगर ये लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल हो पाए तो इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है अवेलेबिलिटी की। क्या पूरे भर में, देश भर में अवेलेबल होगा ही नहीं। जो गरीब तबका है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यहाँ के जो गरीब वर्ग के लोग हैं वहाँ तक ये आटा पहुँच भी पाएगा कि नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना इसके साथ बहुत ज़रूरी है। पर ये हो गया ब्रांड आटा, जो भारत आटा है, ये शुरू किया गया है। अगला इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा, एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जब कोविड आया था तब लोगों के पास खाने की बड़ी दिक्कत आ गई थी, तो उसके लिए एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी। इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, लेकिन बढ़ाने के साथ साथ इसको जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें जोड़ दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि उसके अंतर्गत पहले ही जो अंत्योदय अन्न योजना है और बाकी जो गरीब फैमिलीज उनको अनाज दिया जाता था। तो कहानी ये है कि देखिए, पहले ये कब लॉन्च हुआ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी जब कोविड का टाइम था तब इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, जहाँ पर 5 किलो फ्री फूड ग्रेन दिए जाते थे जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन सभी को, जो एनएफएसए एक्ट के अंतर्गत आते थे। 2023 की जनवरी में इसको एनएफएसए के साथ जोड़ दिया गया। कारण क्या था जोड़ने का, कि ऑलरेडी बहुत लोगों को फूड इसके अंदर सप्लाई किया जाता था, प्लस अलग से भी वो फूड सप्लाईज ले सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट का खर्च यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड तो कर दिया है, लेकिन इसको जोड़ दिया है किसके साथ, एनएफएसए के साथ। क्योंकि हुआ ये था कि अगर हम देखें जो स्टॉक का राइस था वो कम हो जा रहा था और जो इकोनॉमिक कॉस्ट थी वो बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए दोनों को मैच करके एक साथ शुरू कर दिया गया। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और एनएफएसए को क्यों जोड़ा गया, क्या डिफरेंस है। अब देखिए, कहानी ये थी कि जो पहले एनएफएसए था इंडिया का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंदर जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो परिवार हुआ करते थे या जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड हुआ करते थे, इनको क्या मिलता था, 35 किलो राशन मिलता था, प्लस परिवार के प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो राशन और मिला करता था। ये दोनों तो पहले से चल रहा था स्कीम। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत इसके अलावा एडिशन में उनको ये फूड ग्रेन्स मिला करते थे जो ये राशन कार्ड होल्डर्स थे। इसके अलावा यानी ये जो मिल रहा है इसके ऊपर से अब इनको सबस्यूम कर दिया गया है, यानी अब वो अलग से नहीं मिलेगा, कंबाइंड एक ही बार में मिलेगा। उनको जोड़ के एक साथ लॉन्च किया गया, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि हो ये रहा था, इतनी ज़्यादा मात्रा में लॉन्च कर दिया गया था कि चावल के दाम बढ़ रहे थे, आटे के दाम बढ़ रहे थे और जो स्टॉक था वो घटता जा रहा था गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि ऑलरेडी भाई हम इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो क्यों ना एक साथ टारगेट करके साथ ही प्रोवाइड किया जाए, अलग अलग ना प्रोवाइड किया जाए। तो ये स्कीम हमने यहाँ से कवर करी। अब आते हैं दोबारा उस तस्वीर के ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा था, इसकी शुरुआत, यानी ये तस्वीर। अब आपको पता लग गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कैसे काम करती है, क्या क्या इसके सिस्टम्स हैं, क्या इसमें लूप होल्स हैं, पीएम श्री क्या है, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना क्या थी, ठीक है, औषधि के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए क्या क्या स्कीम लॉन्च किए गए हैं। अब इस तस्वीर से आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे।